हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। मैं ये बात करूँ कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें गेमेटोफिटिक जनरेशन के लिए, तो वो कैसा होता है, या गेमेटोफिटिक जनरेशन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे आर्किगोनियम कहते हैं। कुछ प्लांट्स में मीन्स अनुकूल अगर फेवरेबल जब कंडीशंस होती है तब मेल एंड फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मीन्स एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम सेम प्रोथेलस पे उत्पन्न होते हैं और कभी कभी वो अकेले भी अपना मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसका जो प्रोथेलस होता है मीन्स एंथ्रीडियम जिस प्रोथेलस पे लगता है वो हरे रंग का और छोटा होता है, लाल या फिर पीले रंग का और साइज़ में छोटा होता है। जबकि जो फीमेल प्रोथेलस होता है वो कैसे होता है, डार्क ग्रीन कलर का और लार्जर इन साइज़ होता है। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको आर्किगोनियम क्या है, पहले तो ये बताया था कि इस रिप्रोडक्शन में क्या क्या भाग लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो, मैंने आपको बता दिया था आर्किगोनिया क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। लास्ट हमारी क्लास रही थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो देखो एंथ्रीडियम क्या होता है, तो इसकी जो संरचना होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से काफ़ी सिंपल होती है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। ये जो एंथ्रीडियम होता है, इस एंथ्रीडियम के बारे में आप ये समझो कि इक्विसिटम में पाया जाने वाला जो एंथ्रीडियम होता है वो दो टाइप का होता है। इक्विसिटम में पाया जाने वाला एंथ्रीडियम दो टाइप का होता है, एक तो प्रोथेलस पे धसा हुआ और दूसरा प्रक्षेपित प्रकार का, जिसे प्रोजेक्टिंग थैलस बोल सकते हैं, बाहर की ओर निकला हुआ। तो जो इक्विसिटम में जो एंथ्रीडियम होता है वो प्रोथेलस पे दो प्रकार का हो सकता है। कैसे, एक तो धसा हुआ, दूसरा प्रक्षेपित या प्रोजेक्टिंग टाइप, ठीक है, धसा हुआ या फिर प्रोजेक्टिंग टाइप। जो धसा हुआ प्रोथेलस होता है, जो धसा हुआ एंथ्रीडियम होता है वो जो थैलस के कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें एकदम धसा हुआ होता है, और जो प्रक्षेपित होता है वो हरे कलर की उभार युक्त संरचनाओं के रूप में या पालियों के रूप में, हरे रंग की पालियों के रूप में बाहर की ओर निकला हुआ होता है या बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग या प्रक्षेपित होता है। अब देखो, ये तो बात हुई इसके प्रोथेलस की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एंथ्रीडियम वह मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंथ्रीडियम होता है, इस एंथ्रीडियम की क्या खास बात होती है कि फर्स्ट थिंग तो ये कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेकंड थिंग ये कि इसमें हैप्लॉइड मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो दो तरह से ये एंथ्रीडियम पाए जा सकते हैं इक्विसिटम की स्पीसीज में। एक तरह से तो ये
थैलस में जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें धंसा हुआ हो सकता है। दूसरा ये कि ये हरे रंग की लॉब्स या पालियों के रूप में बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। अब देखो ये जो एंथ्रीडियम होता है इसके हम अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे हो रहा है। मैंने बताया था कि कोई भी सेल का अगर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है तो उस डेवलपमेंट को शुरू करने वाली सेल को ही इनिशियल सेल कहते हैं, और इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। इसमें जो इनिशियल सेल होती है उसे कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। प्राइमरी एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इनिशियल सेल मीन्स इसे यहाँ पे एंथ्रीडियल इनिशियल क्यों कहा, क्योंकि ये एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट को शुरू कर रही है, इसलिए इसे एंथ्रीडियल इनिशियल सेल यहाँ पे हम कहते हैं। तो जो सतही कोशिकाएं होती हैं प्रोथेलस की, तो प्रोथेलस की सतही कोशिकाओं में से कुछ सेल्स या कोई सेल जिन्हें हम इनिशियल सेल कहेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, वो सेल क्या करेगी, अदर सेल्स की तुलना में अपना साइज इंक्रीज कर लेगी, न्यूक्लियस क्लियर कर लेगी, साइटोप्लाज्म डेंस कर लेगी, अपने अंदर डिविजन्स की नंबर बढ़ा देती है, और उसके अलावा उसमें जो सेल कंटेंट होता है उसकी नंबर भी ये बढ़ा देती है। ठीक है, अब इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न, और जब ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है तो इसमें दो सेल्स का निर्माण होता है। प्राइमरी जैकेट सेल और प्राइमरी एंथ्रोसाइट्स सेल। तो अब देखो ये जो प्राइमरी जैकेट सेल होती है, इन प्राइमरी जैकेट सेल्स में होता है फिर एंटीक्लाइनल डिवीज़न, और जब इनमें एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है तो थिक यूनिसेल्युलर या वॉल का निर्माण होता है। अब देखो मैंने कहा कि एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कौन सी होगी, जो एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट को शुरू करेगी। तो इसमें फर्स्ट होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप इसमें दो सेल्स का निर्माण होगा, बाहर की ओर प्राइमरी जैकेट सेल्स, ये है आउटर, और अंदर की ओर इनर एंथ्रोसाइट्स सेल्स का। ठीक है, एंथ्रोसाइट्स सेल्स भी कह सकते हैं, प्राइमरी एंथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब देखो जो आउटर जैकेट सेल होता है, इस आउटर जैकेट सेल में भी फिर होता है एंटीक्लाइनल डिवीज़न, और जब इस प्राइमरी जैकेट सेल में एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा तो इसमें एक कोशिकीय मोटी जैकेट वॉल का निर्माण होता है, एक कोशिकीय मोटी जैकेट का निर्माण होता है, या फिर एक कोशिकीय मोटी वॉल या भित्ति का निर्माण होता है जो एंथ्रोसाइट्स को घेरने का कार्य करता है। मैं यहाँ पे बात करूँ एंथ्रोसाइट सेल्स, तो ये क्या करेगी, ये यूनिसेल्युलर थिक स्ट्रक्चर होती है। यूनिसेल्युलर थिक स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ, आउटर जैकेट सेल्स से, जिसमें एंटीक्लाइनल डिवीज़न हुए, और एंटीक्लाइनल डिवीज़न से यूनिसेल्युलर थिक वॉल का निर्माण हुआ, जिसे हम जैकेट लेयर भी या जैकेट सेल्स भी कहते हैं। ये एंथ्रोसाइट्स को घेरने का कार्य करती है। अब ये जो एंथ्रोसाइट्स होते हैं, यहाँ पे हम एंथ्रीडियल मदर सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता है मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स। तो इनकी नंबर 256 हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसको समझाती हूँ मैं कि ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल इनिशियल होती है, इस इनिशियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न से दो सेल्स का निर्माण होता है, आउटर जैकेट सेल और प्राइमरी एंथ्रोसाइट्स सेल, जिन्हें मदर सेल्स भी हम कह सकते हैं। तो जो आउटर जैकेट सेल्स होते हैं, इसमें एंटीक्लाइनल डिवीज़न से यूनिसेल्युलर थिक जैकेट सेल्स का या जैकेट या वॉल्स का निर्माण होता है, जो
इनर सेल होती है प्राइमरी एंथ्रोसाइट सेल, जिसे हम मदर सेल भी कहते हैं। इसमें 256 ये एंथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है, ये 256 हो सकती है। फिर इसमें होता है मियोसिस, और जब इसमें मियोसिस होता है तब इसमें एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं, ये जैसे कि उसमें एग बन रहा था, आर्किगोनिया में एग बन रहा था, वो फीमेल गैमिट होता है, उसी प्रकार से इनमें भी एंथ्रोजोइड्स बनते हैं जो मेल गैमिट होते हैं और हैप्लोइड होते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, इन एंथ्रोसाइट्स मदर सेल्स में या इन एंथ्रोसाइट सेल्स में, जिनकी नंबर 256 थी, उनमें मियोसिस होने से इन एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। तो अगर मैं इनकी इनिशियल डायग्राम को ड्रॉ करूँ तो ये थोड़ा ऐसे होंगे। अब तक का जो मैंने ग्राफ समझाया था या रेफॉर्म में जो एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट समझाया था, उसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। यह है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। पेरिक्लाइनल डिवीज़न से इसमें 2 सेल्स बनती है, आउटर सेल, इनर सेल। आउटर सेल जैकेट सेल का निर्माण करेगी, इनर सेल प्राइमरी एंथ्रोसाइट सेल्स का या एंथ्रीडियल मदर सेल्स का निर्माण करेगी। ठीक है, अब इसमें होते हैं, मैंने बताया था कि जैकेट सेल्स में फिर डिविजन्स होते हैं और कई सारे डिवीज़न होते हैं, और वो डिवीज़न कौन से होंगे, एंटीक्लाइनल। तो इसमें एंटीक्लाइनल कई सारे डिवीज़न होते हैं, जिससे कि यूनिसेलुलर थिक वॉल या जैकेट का निर्माण होता है। और उसके अंदर कौन से होते हैं, एंथ्रोजोइड्स इसमें या एंथ्रोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एंथ्रोसाइट्स होते हैं, इनमें होता है अब मियोसिस। और जब इनमें मियोसिस होगा, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट्स होते हैं
तो इस तरह इसमें मियोसिस के थ्रू एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। पुमणु, ठीक है, एंथ्रोजोइड्स मीन्स पुमणु, मेल गैमेट। तो जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, इन एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? एंथ्रीडियम में। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट ऐसे होता है, और इस एंथ्रीडियम में इन एंथ्रोजोइड्स का निर्माण कैसे होता है। तो आप ये देख सकते हो कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स होती हैं, इनमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न, और जब इनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न से कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू एंथ्रोजोइड्स का निर्माण हुआ। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। तो एंथ्रोजोइड्स की संरचना कैसी होती है? तो ये जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ये होते हैं यूनिन्यूक्लिएट मीन्स एक केंद्र की, और एक केंद्र के होते हैं, और इनके एक सिरे पे या इनके एपिकल पोर्शन पे कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये वाले सीलिया, ठीक है, पक्षमाभ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। तो इनके ये जो इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मेल गैमेट होते हैं जो चल प्रकृति के होते हैं, मोटाइल प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो एपिकल पोर्शन होता है या इनका जो शीर्षस्थ सिरा होता है, उस शीर्षस्थ सिरे पे कई सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पक्षमाभ उपस्थित होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं, इनके कारण, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, तो इनके कारण इन्हें मल्टीसीलिएट एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन पे बहुत सारे सीलिया होते हैं। और इनमें ये नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिन्यूक्लिएट भी कहा जाता है। और ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इन पे सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए। और अगर मैं आपको आगे फर्टिलाइजेशन पढ़ाती हूँ, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आप सभी को पता है कि एक्चुअल में होता क्या है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है? यही होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आगे डिविजन्स होते हैं और उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो अब ये देखो, अब हम पढ़ते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन। निषेचन। निषेचन क्या होता है वो समझो आप पहले। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होना या नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन दर्शाना ही निषेचन कहलाता है या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दो गैमेट्स भाग लेते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे जाइगोट कहते हैं, और जिसे यहाँ इक्विसिटम में या टेरिडोफाइट्स में जाइगोस्पोर्स के नाम से या oospore के नाम से जाना जाता है, ठीक है। oospore कहना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो इसमें जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसे जाइगोट या oospore कहते हैं, जो नेचर में डिप्लॉयड होती है, क्योंकि दो हैप्लॉयड मेल गैमेट्स ने फ्यूज़ किया और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट या oospore का यहाँ पे निर्माण हुआ। अब देखो ये कैसे होता है। अब देखो
जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो ये चीज़ें ना पढ़ के आप ये देखो कि तैरते हुए एंथ्रोजोइड्स एंथ्रीडियम के पास में आते हैं, क्योंकि प्रोथेलस एक नमी युक्त जगह में पाया जाएगा या थोड़ी जलीय एक्वेटिक जगह में पाया जाएगा, जलीय या एक्वेटिक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो प्रोथेलस होता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि एंथ्रीडियम जो होती है वो प्रोथेलस पे अरेंज होती है। तो ये जो एंथ्रीडियम होती है और आर्किगोनियम होती है, दोनों होती तो प्रोथेलस पे ही है, लेकिन जो एग होता है जिसे हम फीमेल गैमेट कह सकते हैं, ये वेंटर के अंदर या अंडदा के अंदर सुरक्षित रहता है। अब क्योंकि इसमें गति के लिए कोई अन्य अंग नहीं है या अन्य कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये स्टेबल रहेगी। जबकि मैंने आपको एंथ्रोजोइड्स पढ़ाए हैं, तो एंथ्रोजोइड्स में आपने देखा कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इट मीन्स वो इनमें सीलिया पाए जाते हैं, और ये जो सीलिया होते हैं ये मल्टी सीलिएट कंडीशन में होते हैं। मीन्स इनमें सीलिया बहुत ही संख्या में उपस्थित होते हैं, बहुपक्षमा भी इसे बोल सकते हैं। क्योंकि अब इनमें पक्षमाभ है, इट मीन्स ये फर्टिलाइजेशन के लिए गमन करेंगे। तो तैरते हुए एंथ्रोजोइड्स, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, ठीक है। यह है एंथ्रोजोइड, यह है आर्किगोनियम। तो तैरते हुए एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनियम के नेक सेल पे आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें वेंट्र कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल दोनों ही नष्ट हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये सेम लेजिनेला में भी हो रहा था कि जब इसमें फर्टिलाइजेशन का समय आता है, तब उस वक्त क्या होता है कि इसमें पाई जाने वाली आर्किगोनियम में पाई जाने वाली नेक कैनाल सेल और वेंट्र कैनाल सेल दोनों ही जो सेल्स होती है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होके एक श्लेष्मीय पदार्थ बनाती है। उस श्लेष्मीय पदार्थ में मैलिक एसिड उपस्थित होता है, और जो ये श्लेष्मीय पदार्थ बनाती है, तो ये क्या करती है कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उनको मार्ग प्रदान करने के लिए या उनकी जो एंट्री होती है उसको इजी करने के लिए ये ऐसा करती है। तो जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आता है, तब ये डीजनरेट होके या डिग्रेड होके क्या करेगी, श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण करेगी। अब क्या होगा कि जब ये नष्ट ही हो गई, अब देखो ऐसे, अब क्या होता है कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो तैरते हुए आते हैं और उसके नेक पे आके ये अंदर की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, और अंदर की तरफ प्रवेश करके ये वेंट्र वाले भाग में ये एंथ्रोजोइड्स चले जाते हैं। यहाँ पे मैं डॉटेड फॉर्म में एंथ्रोजोइड बना रही हूँ, ठीक है। तो ये एंथ्रोजोइड के पास चला जाता है, कौन से पोर्शन में, आर्किगोनियम के वेंट्र वाले पोर्शन में, अंडदा वाले पोर्शन में ये एंथ्रोजोइड्स चले जाते हैं एग के पास। अब एग के पास जाने के बाद में इनकी जो भित्तियाँ होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, संलयित हो जाती है, जिससे कि एंथ्रोजोइड का जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के साथ ही इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फ्यूज़ हो गए, तो इनके जो ये इसमें इनकी भित्तियाँ गल जाती है और इनका जो न्यूक्लियस होते हैं वो उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है और एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं जाइगोस्पोर या ऊस्पोर। तो ये जो जाइगोस्पोर या ऊस्पोर हो रहा है या बन रहे हैं, एक्चुअल में है क्या कि एक मेल और एक फीमेल दोनों हैप्लॉइड जब गैमेट्स फ्यूज़ हुए तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, और ये जो फ्यूज़न हुआ या ये फर्टिलाइजेशन हुआ वो वेंट्र वाले पोर्शन में होता है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसे ऊस्पोर कहते हैं। ये जो ऊस्पोर होता है ये गोल संरचना होती है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो ये जो ऊस्पोर होता है ये गोल संरचना होती है, और ये जो ऊस्पोर होता है ये डिप्लॉइड होता है। इसका रंग लाल या नारंगी रंग होता है। और अब हम पढ़ते हैं कि अब इसमें जाइगोट बन गया तो इससे एम्ब्रियो कैसे बनेगा। इस कंडीशन में क्या होता है
कि जो जाइगोस्पोर या oospore बना, इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। और ये जो इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होता है या जाइगोस्पोर से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये आर्किगोनिया के वेंटर वाले पोर्शन में या अंडा वाले भाग में ही होने लगता है। तब देखो इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, फिर एंटीक्लाइनल डिवीज़न हुआ, जिससे कि 4 सेल्युलर स्ट्रक्चर बनती है, 4 कोशिकीय संरचना बनती है। अब ये जो 4 कोशिकीय संरचना बनी इसमें, तो देखो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, इस डिप्लॉइड जाइगोट में एंटीक्लाइनल डिवीज़न और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न से 2 सेल्स बनी, फिर इसमें एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है जिससे 4 या चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है या 4 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। अब इसमें जब 4 कोशिकीय संरचना का निर्माण हुआ, अब क्या होता है कि इनमें से ये 3 जो सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती है और सिर्फ एक सेल ही आगे डेवलपमेंट करती है। और जब ये आगे डेवलपमेंट करती है तो इसमें आगे विभाजनों के फलस्वरूप ये जो स्ट्रक्चर होती है ये हो जाती है मल्टी सेल्यूलर। यहाँ पे मैं इसको अकेले ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखो कि इसमें ये 3 सेल्स होते हैं, ये आगे नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक सेल ही सक्रिय रूप से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फिर आगे भाग लेती है। ये जो एक सेल आगे डेवलपमेंट करती है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का या बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करती है, जिसका एपिकल पोर्शन शूट का निर्माण करता है और जिसका बेसल पोर्शन रूट का निर्माण करता है। मीन्स ये जब आगे डेवलपमेंट होगा तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये रूट एपेक्स होता है, सूट एपेक्स होता है, प्ररोह शीर्ष होता है जो आगे जाके स्टेम का और लीफ का निर्माण करता है, जबकि ये जो बेसल पोर्शन होता है वो रूट का निर्माण करता है। और आपको पता है रूट किस काम में आती है, रूट नमी और पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करेगी और उसको आधार प्रदान करने का कार्य करती है। अब देखो इस जो प्रोथेलस से जो संरचना निकलेगी वो नोड और इंटरनोड युक्त होती है इस तरह, ठीक है। तो इस तरह इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है। आप समझ गए कि क्या हो रहा है कि जब इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है किसमें, oospore में, तो इससे 4 सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, 4 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसमें से विभाजनों के दौरान 3 सेल्स नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक सेल ही सुपर एक्टिव होकर आगे काम करती है, फिर ये यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है। तो इस तरह मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसका एपिकल जो पोर्शन होता है वो शूट का निर्माण करता है और बेसल पोर्शन रूट का निर्माण करता है। फिर ये आगे जब डेवलपमेंट करता है तो इस प्रोथेलस से ऐसे ब्रांचेस निकलने लग जाती है, तो शूट एपेक्स से शूट और लीव्स का निर्माण होता है, रूट से रूट का निर्माण होता है। और इस तरह से इसमें स्पोरोफिटिक पीढ़ी से गैमेटोफिटिक और गैमेटोफिटिक पीढ़ी से स्पोरोफिटिक पीढ़ी का निर्माण होता है। और इसी के साथ इसमें रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ये जो लाइफ साइकिल होती है इसमें क्या होता है, इक्विसिटम का कोन या शंकु, इसमें होते हैं स्पोरेंजिया, इसमें बनते हैं स्पोर्स, इन स्पोर्स का होता है जर्मिनेशन और इस जर्मिनेशन से बनते हैं प्रोथेलस। ये प्रोथेलस कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल,
फिर इनसे एंथ्रोजॉइड्स और एग, फिर इनका हुआ फ्यूज़न, बना डिप्लॉयड oospore, फिर इस oospore का हुआ डेवलपमेंट और फिर से इस तरह इसकी लाइफ साइकिल खत्म होती है। सो आप देख सकते हैं इक्विसिटम के प्लांट में शंकु पाए जाते हैं। शंकु में स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से प्रोथेलस बनते हैं। प्रोथेलस मेल और फीमेल प्रोथेलस आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का निर्माण करेंगे, जिससे क्रमशः एंथ्रोजॉइड्स और एग्स का निर्माण होगा। इनमें फ्यूजन होगा, डिप्लॉयड oospore बनेगा और इस तरह फिर से इक्विसिटम का प्लांट प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक की पीढ़ी जो होती है वो होती है हैप्लॉइड और ये होती है डिप्लॉइड। इट मीन्स ये है स्पोरोफिटिक जनरेशन और ये है गैमेटोफिटिक जनरेशन और इस तरह इसकी लाइफ साइकिल खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट शुरू करूँगी। थैंक यू।